नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिजर्वेशन टॉपिक पे डिस्कशन करना है आज हमको। और इस रिजर्वेशन के टॉपिक पे डिस्कशन हमारा पिछले पार्ट में भी हुआ था। कुछ बातें यानी रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी और बाकी बची हुई चीज़ों की चर्चा यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर ओपिनियन रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। और वो क्या है कि अनअकैडमी हमें प्रिपरेशन करा रहा है और वो प्रिपरेशन सारी चीज़ों की है, माने लॉ से जुड़े एग्जाम हो चाहे लॉ से जुड़े एग्जाम ना हो। और इस पर दो तरीके के क्लासेस चलते हैं, एक स्पेशल क्लास होती है और एक क्लास होती है जो होगी प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में उपलब्ध होती हैं, आप जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी टीचर उस पर उपलब्ध हैं, मैं भी उपलब्ध हूँ। लेकिन प्लस क्लासेस आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। और सब्सक्रिप्शन लेने से आपकी एक्सेस सारे कोर्स सारे टीचर्स तक हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है अनअकैडमी का कि घर बैठे आप उन सभी लोगों से जुड़ पाते हैं, उन लोगों में अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं। सेल्फ असेसमेंट करने का इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे जो है आपके साथ भारत के कोने कोने से लोग जब आके जुड़ते हैं और उसके साथ आप क्लास करेंगे, टेस्ट देंगे, ताकि अपना खुद का असेसमेंट आप कर पाए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे ये होते हैं कि इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे पढ़ने का अवसर मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती रहती हैं। जस्ट मिनट में, सॉरी। डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। हाँ, तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चलती रहती हैं और आपको उन लोगों से जुड़ने का एक अवसर मिलता है जिनसे आप वैसे ऑफलाइन कोचिंग में कभी नहीं जुड़ सकते थे। और ये हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। ये हैं आपके बेस्ट एजुकेटर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये अगर मैं अपनी बात करूं तो धर्मेंद्र कुमार राय मेरा नाम है, आप जान चुके होंगे क्योंकि हमने अभी बताया था। तो ये मैं हूं, आप मुझसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या होते हैं कि आपको घर बैठे प्रिपरेशन यानी घर बैठे लाइव क्लासेस मिल जाती है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज पे आपकी पहुंच हो जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहता है, लाइव टेस्ट सीरीज होती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सुविधा के रूप में आपको मिलती हैं। और अगर आप आज वीडियो लाइव में देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप समझिए कि 17 मई से T20 मार्क टेस्ट हो रहा है और आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि किस सब्जेक्ट का मार्क टेस्ट किस डेट को होगा और किस टाइम पर होगा, उसको आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ये करना होगा कि एक रेफरल कोड आपको यूज करना होगा। रेफरल कोड यूज करना होगा जिसका नाम होगा आर राय लाइव, RAILIVE, राय लाइव यूज करेंगे तो आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। प्राइसिंग प्लान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो भी है उसमें से कोई भी ऑप्शन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चुन सकते हैं। अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ये फायदा रहेगा। और आगे की चीज ये देख लेते हैं कि मेरे बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। और मेरे बारे में ये है कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से हमने पढ़ाई ला की हुई है। और पिछले 8 से अधिक सालों से मैं इस PCSJ यानी लॉ के फील्ड में टीचिंग कर रहा हूं। और मुझसे मेरे पर्सनल गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि PCSJ की परीक्षा हो चाहे HJS की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, APO की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में वो सफल हुए। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजर्वेशन के टॉपिक पर चर्चा हम लोगों की चल रही है पिछले क्लास से। तो अब हम चर्चा करेंगे रिजर्वेशन के पार्ट दूसरे की। यानी पिछले क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने रिजर्वेशन क्या होता है, यानी उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके अलावा रिजर्वेशन से संबंधित हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिजर्वेशन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां और किसके संबंध में प्रोविजन, उसके अलावा रिजर्वेशन का सोर्स क्या है, कहां से रिजर्वेशन आया, इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की हुई थी। अब हम उसके आगे की चीजों की चर्चा करेंगे और आगे की चीजों की चर्चा करने में हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो कि चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस जो है वो 1951 के, और ये समझ लीजिए रिजर्वेशन को के संबंध में लैंडमार्क डिसीजन है। ये बहुत बड़ी केस है, चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की केस। समझिए कि सेक्शन 1950 में ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही रिजर्वेशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया। हुआ ये कि मद्रास सरकार ने एससी और एसटी के लिए वहां के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीट रिजर्व कर दी, और जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी में आने वाले, यानी एक विशेष कैटेगरी में आने वाले लोग उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, जबकि सीट खाली थी। उस चीज को चैलेंज किया गया और चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 15 जो बात करता है वो कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस केस में हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सरकार का जो रूल था, जो सरकार का आदेश था जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को का वायलेशन करता था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1951 में आर्टिकल 15 क्लास 4 जोड़ दिया। आर्टिकल 15 क्लास 4 ऐड कर दिया गया, और जिससे यह हुआ कि एससी और एसटी के लिए सरकार रिजर्व कर सकती है सीटें। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 46 के पर्पज के लिए, जो कि एससी एसटी के प्रोटेक्शन, उनके संरक्षण की बात करता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसने क्या कर दिया कि कास्ट के आधार पर, यानी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। आर्टिकल 15 क्लास 4 जोड़ दिया। तो ये एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन तो 1951 में ही लागू कर दिया गया। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन तब भी नहीं था। आखिर ओबीसी रिजर्वेशन कैसे आए? ओबीसी रिजर्वेशन कैसे आए ये भी जान लेते हैं। तो ओबीसी रिजर्वेशन आया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट से, यानी कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया था। 27% रिजर्वेशन लागू किया गया था। तो जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था कि ये लोग बैकवर्ड क्लास में आएंगे और बैकवर्ड क्लास के लोगों को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, उस बात को चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी की केस में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1993 की केस, 1993 की केस। तो जब अब वो चीज जोड़ी गई कि रिजर्वेशन रहेगा ओबीसी के लिए, तो इस बात को चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1993 में। इस केस को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। मंडल कमीशन केस भी इसको कहा जाता है,
और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा किया ही जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इसको। तो ओबीसी रिजर्वेशन आया 1993 से। उसके बाद आते हैं कि आखिर और एक रिजर्वेशन है, और एक रिजर्वेशन जो है वो उसको कहते हैं EWES, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया उसके लिए आर्टिकल 15 में क्लास 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में भी क्लास 6 जोड़ा गया। और वो आया कहां से? ये आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 में। मतलब ये कर दिया गया कि कोई भी पर्सन जो जनरल कैटेगरी का है, ऐसा पर्सन जो जनरल कैटेगरी का है, अगर वो गरीब है तो ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा वो 10% रिजर्वेशन का हकदार होगा। 10% रिजर्वेशन का हकदार। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से रिजर्वेशन लागू की। अब हम कुछ और भी प्रोविजन की बात करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन हैं जो रिजर्वेशन से संबंधित हैं। स्पेशली देखिए आर्टिकल 15 और 16 ये बेस है रिजर्वेशन, और इस आर्टिकल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी मिलेगा, सेक्स बेस्ड रिजर्वेशन भी मिलेगा, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो इस प्रकार के रिजर्वेशन इसमें है। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट अगर किसी रिजर्वेशन पे होता है तो आप जानते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सबको चुभता है, और इस वजह से इस पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट शुरू से ही रहा है। जैसे आपने चंपाकम दुराईराजन की केस पढ़ी, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था और उस पर डिस्प्यूट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 15 क्लास 4 जोड़ना पड़ा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ और चीजों की जो इंपॉर्टेंट है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखिए शुरुआत हम लोग करेंगे, हमने एक केस तो देख ही ली, चंपाकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की केस देखते हैं। अब एक बड़ी केस देखते हैं जो रिजर्वेशन से संबंधित है। उस केस का नाम होगा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये देखते हैं कि क्या है ये केस। ये 1963 की केस है। रिजर्वेशन के संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या समस्या आई थी? सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समस्या थी कि वहां पे जो रिजर्वेशन लागू किया गया था, रिजर्वेशन बहुत ज्यादा था। जैसे उसमें जो रिजर्वेशन था, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन जो था वो 28%, ठीक, लगभग 28%। फिर उसके बाद एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, मान लीजिए बैकवर्ड क्लास में 2 कैटेगरी, ये 22% हो गया। उसके अलावा एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना था? 18% था। उसके अलावा टोटल करने पर ये रिजर्वेशन जो हो जाता था वो 68% रिजर्वेशन हो गया उसमें, यानी कि उस कॉलेज में जो रिजर्व सीटें हो गई वो 68% रिजर्व। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया इस बात को, तो कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। और वो क्या बातें निकल के आती हैं, समझ रहे हैं ना, कि यहां रिजर्वेशन 68%। पहली बात कि क्या क्या चीजें हेल्ड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, रिजर्वेशन देना चाहिए सरकार को, कि जो कमजोर वर्ग है वो रिजर्वेशन पाने का हकदार है, उसको देना चाहिए सरकार।
लेकिन एक क्लास के उन्नति के लिए, एक क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे क्लास की उपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरे क्लास पर भी आपको ध्यान देना है, तो इसलिए नहीं कर सकते। कुछ बातें और कहेंगे इसमें। कहा कि क्लासिफिकेशन का ग्राउंड जो है ये केवल कास्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना कि सिर्फ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें और भी चीजें देखी जानी चाहिए। और भी चीजें देखने का मतलब यह है कि उसकी गरीबी, कौन सा व्यवसाय करता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीजों पर भी विचार। कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन थोड़ी ना देनी चाहिए, क्योंकि ये कास्ट में विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के लोग रहते हैं, तो कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और ये भी कहा कि अगर किसी विशेष क्लास में, यानी विशेष कास्ट में, अगर किसी क्लास में अगर किसी पर्सन को शामिल कर लिया गया तो उसका फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अब अगर वो उस क्लास में रहने लायक नहीं है तो उसे उस क्लास से निकाल के उसे जनरल में रख देना चाहिए। एक बार ऐसा नहीं कि जिस क्लास में किसी को शामिल कर लिया गया वो पूरी जीवन भर उसी क्लास में रहे। ठीक है, तो कास्ट एकमात्र आधार नहीं हो सकती। दूसरी बात उसने क्या की कि ये बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन। आर्टिकल 14 कहता है ना कि एक क्लास में आने वाले लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर होगा, और यहां एक ही क्लास में फिर से क्लासिफिकेशन कर देना, एक को 28%, एक को 22% रिजर्वेशन देना सही नहीं है। तो 18% ये भी रिजर्वेशन लेके 68% हो गया। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट कही कि रिजर्वेशन किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, रिजर्वेशन किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यह केस का जजमेंट रहा। इसी बात को अब हम आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि एक केस आई थी, उसको भी समझ लीजिए। ये थी शासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्ट इस केस के, बालाजी के केस के एक साल बाद ये केस आई थी, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस। ठीक, इस केस में भी एक आप लोगों की परीक्षा के लिए पूछा जाता है कि कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ये याद रखना है आपको एग्जामिनेशन के पर्पज के, कि किस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो इसी केस में, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब ये देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस थी, ये समझना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी साल अगर रिजर्व सीट थी 100, SC ST के लिए रिजर्व सीट थी 100, लेकिन उतने योग्य कैंडिडेट उसमें मिल ही नहीं पाए, केवल 80 कैंडिडेट मिल पाए, तो बची कितनी सीट रह गई? 20%, यानी 20 सीट बची रह गई। अब जब अगली बार वैकेंसी आएगी और इसी तरीके से अगर उसमें भी 100 सीट अगर SC ST के लिए होगी और उसमें भी 100 सीट अगर SC ST के लिए होगी, तो उस बार 100 प्लस 20, यानी जो पिछली बची हुई थी कुल सीट 120 हो जाएगी रिजर्व सीट। यानी जो सीट पिछले साल बची रह गई थी कैटेगरी वाली, वो सीट अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें उसी कैटेगरी में ऐड होगी, वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगी, वो कैरी फॉरवर्ड इसी तरीके से जितना भी बचा रहेगा वो आगे क्रमशः बढ़ता रहेगा। तो ये रूल देवदासन के केस में कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक साल में अगर वो चीज नहीं भरी जा सकी तो उसको फिर से कैंसिल कर देना चाहिए और नई वैकेंसी में फिर से उस सीट को अलग से जोड़ा नहीं जाए। तो देवदासन की केस और बालाजी की जो केस थी, वो दोनों ही केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका सलूशन निकाला गया इस केस में। किस केस में? इंदिरा साहनी की केस में। इंदिरा साहनी केस, ठीक है ना।
ये कब की है? ये 1993 की, ठीक है। 1993 में इंदिरा साहनी की केस आई थी और जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के केस में कही गई थी, इसमें कही गई थी देवदासन के केस में, सब डिसीजन को पलट और उसमें क्या क्या चीजें कही गई वो समझिए। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? पहली बात, कास्ट की बात कही गई थी ना कि रिजर्वेशन का एकमात्र ग्राउंड कास्ट नहीं हो सकता बालाजी के केस में। तो इंदिरा साहनी के केस में कहा गया कि हो सकता है। कास्ट, आपको परीक्षा में पूछा है कि क्या रिजर्वेशन का ग्राउंड सिर्फ कास्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इंदिरा साहनी के केस में बताया गया था कि सिर्फ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन उसमें एक और रूल आया था, लेयर का रूल का, क्रीमी लेयर, यानी कि उसमें से क्रीम निकाल के दिया जाए। क्रीम निकाल के देने का मतलब यह है कि उसमें से जो संपन्न वर्ग होंगे, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, जो क्लास 1 और क्लास 2 टाइप के ऑफिसर्स के का परिवार है, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बाकी सिर्फ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बालाजी के केस में जो जजमेंट दिया गया था उसको उसके एडवर्स डिसीजन आया। दूसरी बात, बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड, इनके बीच किया गया क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के आधार पर तो क्रीमी लेयर आया कि ओबीसी में ही उसने दो कैटेगरी बना दी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर नहीं रिजर्वेशन का हकदार था और नॉन क्रीमी लेयर जो रिजर्वेशन का हकदार होगा। इसमें भी यही बात कही गई थी कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता, एक्सेप्शनल सिचुएशन के छोड़ दिया जाए तो रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता। यह बात इंदिरा केस साहनी के केस में भी कही गई थी और बालाजी के केस में भी कही गई थी। उसके अलावा क्या बात कही गई थी? प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, यह भी बात कही गई थी इसमें। और उसके बाद यह कहता है कि 50% तक कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड होगा, लेकिन इसके बाद नहीं, ठीक है। यानी कि वहां पे जो देवदासन के केस में कहा गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल एकदम से वैलिड ही नहीं होगा, इस केस में कहा गया कि वैलिड होगा कैरी फॉरवर्ड रूल, लेकिन वो 50% है, क्योंकि रिजर्वेशन किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो कैरी फॉरवर्ड रूल यानी कि बची हुई सीटों को जोड़ने पर अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होता है तो कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सीटों का। तो इतनी बातें कही गई इंदिरा साहनी के केस में। तो कुछ बातें तो सरकार को अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें सरकार को अच्छी नहीं लगी। समझ रहे? ये सारे पॉइंट जो मैंने किए हैं वो आपको अगर लॉ से जुड़े एग्जाम है, चाहे लॉ से जुड़ा एग्जाम नहीं भी है, कोई भी एग्जाम है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्री में बनते हैं, एक एक पॉइंट प्री में बनता है। तो उसको आप याद कर लीजिएगा ना कि किस केस में कहा गया था कास्ट रिजर्वेशन का ग्राउंड हो सकता है, किस केस में कहा गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, किस केस में कहा गया था कि 50% तक कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, किस केस में कहा गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको याद रखना। अब बारी किसकी थी? सुप्रीम कोर्ट। हम रोज खेल यही खेल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा सरकार के हिसाब से है तो ठीक, सरकार के हिसाब से नहीं है तो उसमें कुछ बदलाव। और शुरू हो गया फिर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद समस्या आई तो उसने अब अमेंडमेंट करने शुरू कर दिए सरकार ने। अमेंडमेंट करके क्या चीजें जोड़ी? जैसे अमेंडमेंट करके उसने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाया
जो कि 1995 में आया। ठीक है, 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके परिणाम स्वरूप क्लास नंबर 4 में ए जोड़ दिया गया। 16 के, मैंने ये नहीं लिखा, आर्टिकल 16 के का क्लास नंबर 4 जोड़ दिया गया और जिसमें अभी क्या कहा था ना हमने कि इंदिरा साहनी के केस में कहा गया प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, इसमें क्या कह दिया गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख ही दिया गया तब तो कोई तर्क लगेगा नहीं। अब इसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, तो उसके बाद इतने से ही सरकार को संतोष नहीं हुआ, उसने 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2000 और उसके बाद उसने आर्टिकल 16 में एक और अमेंडमेंट किया जो कि 4B जोड़ दिया। आर्टिकल 16 में 4B जोड़ दिया और यह कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है, कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी एक्सटेंट तक। इसको समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल देवदासन के केस में किया गया था 1964 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया इंदिरा साहनी के केस में, लेकिन कितने तक? 50%। लेकिन अब लगा कि सिर्फ 50% तक में कैसे काम चलेगा, तो उसने 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया और 4B जोड़ दिया और उसमें लिख दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल सिर्फ 50% तक ही नहीं बल्कि 50% से ज्यादा तक भी वैलिड होगा। यानी कैरी फॉरवर्ड रूल यानी जितनी बची हुई सीटें हैं वो ऐड होती जाएंगी, भले ही वो 90% रिजर्वेशन हो जाए तब होगा। समझ में आएगा? तो ये चीज आई इसमें। और ये इसमें दोनों सेक्शन हो गए, अरे दोनों आर्टिकल हो गए। यहां पर एक चीज और, अब इसमें हमारा पेज जो है खत्म हो रहा है, इसमें एक चीज और जोड़ना है। हमने थोड़ी देर पहले बताई थी ना, ये एक और अमेंडमेंट किया गया, ये है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जिसके परिणाम स्वरूप 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को भी दे दिया गया। और फिर कैस कहां किया गया? आर्टिकल 15 के क्लास 6 में कर दिया गया, आर्टिकल 15 के क्लास 6 में कर दिया गया और आर्टिकल 16 के भी क्लास 6 में कर दिया गया। तो इस तरीके से जनरल कैटेगरी को भी, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन का हकदार माना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों की, मैं एक बार फिर से रिवीजन करूंगा, थोड़ा सा आप रुक के रहिएगा अभी। उसके अलावा कुछ प्रोविजन और समझ लेते हैं। कुछ प्रोविजन और समझने का मतलब ये है कि सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 15 का क्लास 5 क्या कहता है? ये कहता है रिलीजन के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन देने से मतलब ये है कि जहां कोई ऐसी धार्मिक संस्था है जिसका जैसे पुजारी है और वो पुजारी उसी धर्म का हो सकता है, गैर धर्म का नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम का ऐसी जगह है, वहां पे मौलवी मुसलमान ही हो, मंदिर का पुजारी हिंदू ही हो, तो क्या ऐसा करने से आर्टिकल 15 का वायलेशन होता है, आर्टिकल 16 का वायलेशन होता है, जो कि रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है? तो आर्टिकल 15 का क्लास 5 कहता है कि नहीं, आर्टिकल 15 के क्लास 5 के अंतर्गत वो उसका उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि एक विशेष धर्म का जो संस्था है, एक धार्मिक संस्था है, उसमें उसी धर्म के लोगों को अपॉइंट करना कहीं से भी उसका वायलेशन नहीं।
एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं सारी चीजें। देखिए, इतने समय में जितने समय में हम लोगों ने इन चीजों को चर्चा की है, उतने कम समय में इससे ज्यादा रिजर्वेशन की चर्चा नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि जब रिजर्वेशन पे चर्चा होती है तो क्लास में जो रेगुलर क्लास होती है उसमें कम से कम 1 घंटा एक सप्ताह चलता है। लेकिन यहां हमने 30 मिनट की क्लास फर्स्ट पार्ट में रखी थी, 30 मिनट की क्लास में इसमें रखा हूं और उसी में हमने करने की कोशिश की है, लेकिन हमने क्रीम निकाल ली। इसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोविजन और ऐड हो जाते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि शुरुआत होती है चंपा कमदुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से, जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 15 में जो है क्लास 4 जोड़ दिया गया, जो SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है। फिर उसके बाद मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो ओबीसी के लिए भी 27% रिजर्वेशन कर दिया गया। जब उसको चैलेंज किया गया 1993 में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहा बिल्कुल ठीक है। EWS के लिए भी रिजर्वेशन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कर दिया गया, जो कि 10% रिजर्वेशन की बात करता है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा वहां से शुरू होता है और होता है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जहां रिजर्वेशन 68% कर दिया गया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो ये कहा था कि कास्ट एकमात्र ग्राउंड रिजर्वेशन का नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक ही क्लास में सब क्लास बनाना ये भी आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। और उसने कहा कि रिजर्वेशन किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने देवदासन की केस पढ़ी। देवदासन के केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1964 में। इन दोनों ही केसेस को फिर से चैलेंज समझ लीजिए किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और उन सारी समस्याओं का समाधान इसमें निकाला और उसमें यह हुआ, उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो बालाजी के केस में नहीं हो सकती, कास्ट हो सकती है। कास्ट जो है एकमात्र आधार हो सकती है रिजर्वेशन देने, बस उसमें 2 क्लास बना लेने हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन का हकदार नहीं होगा, जो नॉन क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन का हकदार। फिर उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के बीच किया गया क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी बात कही कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़कर। और चौथी बात कही कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो होगा ही। एक बार रिजर्वेशन पाके आप जब नियुक्त हो जा रहे हैं तो आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए? नहीं, ये सही नहीं। पांचवी बात कि रिजर्वेशन जो है 50% तक, अरे कैरी फॉरवर्ड रूल 50% तक तो वैलिड होगा, लेकिन उसके बाद वैलिड नहीं। इन सारे जो जजमेंट थे, कुछ पसंद सरकार को आए, कुछ नहीं भी आए। तो इसके आधार पर सरकार ने क्या किया कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1995 में 16 क्लास 4A जोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू कर दिया। फिर 81वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, 16B जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो कि 50% तक वैलिड होगा, इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था, उसको कहा गया कि नहीं, 50% से अधिक भी होगा तब भी वैलिड। तो ये चैलेंज किया गया। एक चीज और मैं बता दूं, एक और चीज है, आर्टिकल 16(4)A में एक 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 2001 में, और उसके बाद उसमें कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी शब्द जोड़ दिया गया। और उसका मतलब यह हो गया कि जो 2001 में भी नियुक्त होता है उसकी सीनियरिटी 1995 से मानी जाएगी। कारण यह था कि 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया 2001 में, उसकी इन्फोर्समेंट डेट उसी डेट को रखी गई जिस दिन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की इन्फोर्समेंट की डेट। पूरे संविधान में यही एक संविधान संशोधन है जिसको बैक डेट से लागू किया गया, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसको भी आप याद रखिए, जब इन सब चीजों को, यानी 77th को, 81 को, 85th को जब चैलेंज किया गया, इस केस में, ये केस थी अशोक कुमार ठाकुर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 इस केस होगा 2008। इस केस में जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, यानी संवैधानिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे जो लिमिटेड समय था, उस लिमिटेड समय के भीतर हम लोग इतना ही डिस्कस कर सकते थे। फिर मिलेंगे कल 12 बजे, जो कि एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग इतनी देर तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये चीज मैं बता दूं कि अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसका फीस चार्ट मैंने ऊपर दिखा दिया है कि क्या है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। अगर आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाए तो आपको ये राय लाइव दिखा ना, RAILIVE, यूज करेंगे रेफरल कोड तो आपको आपकी फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।